सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा हमेशा की तरह ही एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ। तो देखिए बच्चों, अभी हमारा जो वर्तमान में प्रकरण चल रहा है वह चल रहा है कक्षा 12वीं की जो हिंदी अनिवार्य की पुस्तक है सृजन। उस सृजन पुस्तक के अंतर्गत जो वीर रस के कवित्व जो पाठ है उस पाठ का हम अध्ययन कर रहे थे, जिसके कवि है भूषण। और इस प्रकार कवि भूषण के जो पिछले 3 भागों का हमने अध्ययन किया और 3 भागों से हमारे ये स्पष्ट हो गया कि कवि भूषण ने शिवाजी के वीरता के बारे में जो कुछ लिखा या अधिकांश पद्यों में उन्होंने शिवाजी की वीरता का ही बखान उन्होंने किया है। तो इन सब बातों को देखते आज हम इसके चौथे भाग का अध्ययन करेंगे। तो चौथे भाग के अंतर्गत भी किस प्रकार शिवाजी का आतंक आधिपत्य मुगल शासकों पर है उस बात का इसमें वर्णन किया गया है। अगर पिछले भागों को भी आपको देखना चाहिए और वैसे आपकी सुविधा के लिए ऊपर आई बटन पे उनका लिंक मिल जाएगा, वह जाकर के भी आप देख सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार कि इंद्र जिमि जंब पर इंद्रदेव जिमि जिस प्रकार जब जंबासुर एक राक्षस का नाम है, तो उस जंबासुर राक्षस का वध किसने किया था? इंद्र ने। तो इंद्र का जिस प्रकार का आधिपत्य है, आतंक है जंबासुर पर या फिर बाणव जो अंब पर, सुनते जाना, बड़नावल बोलते हैं समुद्र की आग, बड़नावल इसको बोलते हैं समुद्र की आग। तो इंद्र का जिस प्रकार जंबासुर पर और बड़नावल का जल पर एवं रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। और अहंकारी सदंभ का मतलब अहंकार से युक्त उस रावण पर जिस प्रकार रघुकुल राज अर्थात श्री राम का आधिपत्य है, श्री राम का आतंक है, उसी प्रकार पौन पारी वहां पर और हवा पर, पहले शब्दार्थों की तरफ गौर करिए। हवा पर, हवा पवन का मतलब हवा, वारी वाहर बादल पर, हवा का जिस प्रकार बादलों पर, शंभु रतिनाहर और शिवजी का रतिनाहर का मतलब कामदेव, क्योंकि कामदेव जो है एक बार भगवान शिव को क्रोध आने के कारण अपने तीसरे नेत्र उन्होंने खोल दिए और उसके कारण कामदेव भस्म हो गए। तो कामदेव ही पर जो आतंक शिव जी का है या आधिपत्य शिव जी का है, जो सहस्त्र बाहु पर राम द्विजराज है। तो आपने देखा होगा सहस्त्र बाहु एक राक्षस और उनका वध भगवान परशुराम जी ने किया। तो सहस्त्र बाहु पर जिस प्रकार का आधिपत्य परशुराम जी का है, दावा ध्रुव दंड पर और ध्रुव दंड अर्थात वृक्षों पर, जंगल के वृक्षों पर, इसमें दावानल जंगल की आग का प्रभाव रहता है। चिता मृग झुंड पर और चिता का हिरणों के झुंड पर, भूषण मिथुंड पर जैसे मृगराज है। भूषण कवि कहते हैं जिस प्रकार हाथियों के झुंड पर मृगराज सिंह का आधिपत्य रहता है, तेज तम अंश पर और अंधकार के समूह पर, तम का मतलब अंधकार, अंश का मतलब समूह, और अंधकार के समूह पर इसका आधिपत्य रहता है तेज का अर्थात प्रकाश का। ये बातें ऐसी है कि अगर अंधकार है और प्रकाश वहां पर पहुंच गया तो किसको जाना पड़ेगा? कौन भयभीत होगा? अंधकार को जाना पड़ेगा, प्रकाश वहां पर रहेगा। कान्हा जिमि कंस पर और कान्हा का अर्थात श्री कृष्ण भगवान का जिस प्रकार कंस पर आधिपत्य रहता है, उसी प्रकार यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, उसी प्रकार इस मुगल वंश पर, मलेच्छ का मतलब मुगल वंश पर किसका आधिपत्य रहता है, किसका आतंक रहता है? शिवराज अर्थात शिवाजी का। तो हम प्रारंभ किस प्रकार करेंगे वो देख लीजिए, व्याख्या वो किस प्रकार करनी है। कवि शिवाजी के आधिपत्य या प्रभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार यहाँ पर शिवाजी का मुगल शासकों पर उस प्रकार का आधिपत्य प्रभाव है जिस प्रकार का इंद्र का जंबासुर पर है, जैसे इंद्र का
जंबासुर पर है, वर्णवल समुद्र की आग का जल पर है, सदम रावण और अहंकार से युक्त उस रावण पर किसका आतंक है, आधिपत्य है श्री राम जी का, क्योंकि श्री राम जी ने रावण का वध किया था। इसके अलावा वारी बहार बादलों पर हवा का प्रभाव रहता है, हवा का आधिपत्य रहता है, क्योंकि बादल अपनी मर्जी से कहीं नहीं जाते हैं, हवा उनको जिधर ले जाती है उधर वो बादल चले जाते हैं। तो बादल किसके अनुसार रहते हैं, हवा के अनुसार। शंभुरतिना पर और कामदेव पर किसका आधिपत्य है, भगवान शिव जी का। तो भय डर जिस प्रकार का बैठ जाता है इनको, क्योंकि एक बार इन्होंने इस प्रकार का सामना किया तो उसका सामना करने का जो अनुभव है वो इनको है। सहस्त्र बाहु पर रामद्विज राज, और सहस्त्र बाहु अर्थात जो राक्षस है वो उस पर परशुराम जी का आधिपत्य है। परशुराम जी के भय के कारण अब कभी परशुराम जी के समक्ष अगर सहस्त्र बाहु आ भी जाए तो उसको वही जानते हैं कि कितना प्रभाव उनका है। दावा द्रम पर और जंगल के जो वृक्ष है उस पर जंगल की आग का आधिपत्य रहता है, और चिता मृग झुंड पर, और चिता का मृग झुंड पर जिस प्रकार हिरणों के झुंड पर चिता का आधिपत्य रहता है। और भूषण कवि कहते हैं कि हाथियों के समूह, बितौन का मतलब हाथियों के समूह पर शेर का पूरा आधिपत्य रहता है। मतलब ये जब भी अगर सामना होगा तो शेर को ही रहना वहां पर, हाथी डर से वहां से अपने आप ही जगह छोड़ देते हैं। तो तेज तमंच पर, और इसी प्रकार अंधकार अगर है और प्रकाश वहां पर पहुंच जाता है तो अंधकार को अपना स्थान छोड़ना पड़ता है। कान्हा जिमी जम पर, और कान्हा श्री कृष्ण का जिस प्रकार कंस पर है ठीक उसी प्रकार इन मुगल वंश पर शिवराज अर्थात शिवाजी का आधिपत्य है। अर्थात जहां पर शिवाजी पहुंच गए वहां पर मुगल वंश, मुगल शासक ये कोई भी वहां पर नहीं रुक सकता, उनका आधिपत्य स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और आधिपत्य किसका स्थापित हो जाता है, शिवाजी का। तो शिवाजी के प्रभाव को दिखाने के लिए, प्रभाव को प्रकट करने के लिए कवि ने ये विभिन्न प्रकार के उदाहरण दिए हैं। इसलिए एक तरीके से कहा जाए तो पूरे पद्यांश में ही उदाहरण अलंकार का बहुत ही रोचक वर्णन इसमें किया गया है। तो उदाहरण अलंकार के माध्यम से इस पद्यांश को समझाया है। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार का आधिपत्य रहता है शिवाजी का मुगलों पर। तो प्रश्न आ जाए कि शिवाजी का मुगलों पर कैसा आधिपत्य है, तो ये सब उदाहरण दे देंगे, ये सारे उदाहरण दे देंगे, उस प्रकार हमारा प्रश्न हो जाएगा। अब रही बात कि हमको व्याख्या करनी हो, अगर व्याख्या लिखने को आए तो हमको किस प्रकार व्याख्या करनी है, वह भी तरीका हमको आना चाहिए। वैसे प्रश्न आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे, वहां जाकर आप हल कर सकते हैं। तो व्याख्या के लिए हमको ध्यान है सर्वप्रथम प्रसंग लिखेंगे, प्रसंग लिख दिया। अब प्रसंग जिस पंक्ति में लिखा है उस पंक्ति में हमको कुछ नहीं लिखना है, उसके नीचे वाली पंक्ति से हमको प्रारंभ करना है। प्रस्तुत, देखो लेख का तो अपना महत्व ही, अगर मेरा लेख इतना सही नहीं है फिर भी मैं लिखने का प्रयास करता हूं, फिर भी आपको लेख सुधारना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक का नाम लिखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। सृजन भी लिखिए तो इस प्रकार लिखिए कि हमने कोई विशेष बात लिखी है। एक उदाहरण चिन्ह बंद कर दे ताकि दिख जाए कि हाँ ये पहचान गए इस बात को। सृजन के अंतर्गत अब कवि का नाम तो लिखते ही है, लेकिन कवि के साथ साथ अगर कुछ विशेष उपाधि के साथ लिख दे तो और भी अच्छा लगेगा। रीतिकालीन कवि शिरोमणि, इस तरह के शब्द अगर प्रयोग करें तो ज्यादा सही रहेगा। कवि शिरोमणि भूषण द्वारा रचित वीर रस के कवित्व शीर्षक से अवतरित है। ये
ये तो हो गया इसका प्रश्न। किस संदर्भ में बात चल रही है? यहां पर शिवाजी, यहां पर शिवाजी का मुगलों पर प्रभाव को स्पष्ट किया है। ठीक है, ये हो गया इसका प्रश्न। अब बात रही व्याख्या की। व्याख्या भी आपके सामने स्पष्ट हो गई थी, व्याख्या भी बताई थी, उस प्रकार हमको व्यवस्थित रूप से व्याख्या लिखना नहीं है। व्याख्या के बाद में आता है विशेष। ये शब्द से व्याख्या लिखते हैं तो बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बिना तो आप पूरे अंकों की क्या आधे अंकों की भी कल्पना मत कीजिए। अंक जब भी आएंगे जब तीनों बिंदु हमारे व्यवस्थित लिखे हो। तो विशेष के अंतर्गत ब्रजभाषा का प्रयोग एक हो गया। दूसरा पाठ का नाम आपको पता है, कवि छंद में लिखा गया है, वीर रस के कवि जैसे नाम लिखा हुआ तो कवि छंद। तीसरे में कहीं न कहीं इसमें वीरता का भाव भी प्रकट हो रहा है, प्रभाव झलक रहा है, तो वीर रस, और वीर रस के साथ साथ और गुण आता ही है, वीर रस का प्रयोग। ठीक है, यहाँ पर जैसे कौन, ये तत्सम तद्भव शब्दावली भी कहीं कहीं प्रयोग की गई है, तो यहाँ भी लिख सकते हैं तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग। इस प्रकार हम विशेष लिख देंगे। ठीक है, आशा करता हूं आपके ये पद्यांश भली प्रकार से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।